Hello everyone, welcome in Agni Maths exam study. This is Varun sir. प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकतर आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। इसको हल करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, थोड़ी सी भाषा संबंधी चीजें हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं। कैसे लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यदि संख्या 6 की पावर n शून्य के साथ शून्य पर समाप्त होगी। यदि संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तब यह 2 और 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक पॉइंट शायद सभी लोग समझ गए होंगे कि यदि संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तब यह 2 और 5 से विभाज्य होगी। मतलब इसके जो गुणनखंड हों उसमें 2 और 5 अवश्य होना चाहिए। 2 या 5 नहीं है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अभाज्य संख्याएं हों। एक पॉइंट यहां पर आ गया कि ये शून्य पर तब समाप्त हो सकती है जब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड किए जाएं, उसमें वो 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हों। तो लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि परंतु यह संभव नहीं है। मुझे यहां पर लग रहा है परंतु यह संभव नहीं है। परंतु यह संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कंडीशन भी मैं दे रहा हूं यहां पर। क्योंकि आप जब यहां पर 6 की पावर n इसको ले लेते हैं और 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कर लें भाई। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड इसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भाई 6 की क्या हो सकती है, जरा बता दीजिए। 2/6 इसकी पावर n। मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं तो यहां पर केवल आपको 2 और 3 मिल रहा है, 2 और 5 नहीं मिल रहा है। जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक 0 नहीं आ जाएगा। तो इसमें एक चीज हमको मिल रही है, इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें 5
अभाज्य गुणनखंड नहीं है। एक पॉइंट मेन मिल गया कि इसमें 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और जब 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो बस यहीं से हमारा सवाल प्रूव हो जाता है। इसको लिख देते हैं हम, अतः प्राकृत संख्या n के लिए n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो देखिए पूरा सवाल की कंडीशन क्लियर हो चुकी है आपके सामने। इसके जो मेन पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट जो मैंने क्लियर कर दिए। 1, 2 और 5 के अभाज्य इससे विभाज्य होना चाहिए, इसके 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हों, संख्याएं हों, परंतु ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन दिखा दी, यहाँ पर 2 और 3 है और जिसमें 5 नहीं है। अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये हमें यहाँ पर दिखाना है कि ये क्यों है भाई भाज्य संख्याएं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सभी लोग। सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या को ले लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास दी गई है 7 × 11 × 13 और +13। देखिए तो जहां पर प्लस या माइनस लगता है वहां से एक टर्म चेंज होता है, पद। एक पद पूरा ये है और एक पद पूरा ये, दोनों तरफ 13 को हम कॉमन ले लेंगे। यहां से 13 गुणे बचा क्या 7 × 11 और यहाँ पर 1 बचा है तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन इस 1 को हमें लिखना होगा। यहाँ पर 13 गुणे 11 × 7 = 70 और धन 1, तो कितना हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा 13 गुणे 78, क्योंकि 77 और 1 78 होता है। और इसके अगर फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे? 13 गुणे और 78 के फैक्टर अगर हम करें तो 13 × 6 = 78 होता है भाई। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा 1 और 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 2 × 3। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? देखिए, चूंकि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था ना, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगर 1 को भी लेते हैं तो 2 से अधिक होने चाहिए, और 1 को छोड़ दें तो कम से कम 2 हो जाए तब भी चलेगा। तो एक चीज मैंने प्रूव कर दी है, निश्चित भाषा। और दूसरे सवाल को ले लेते हैं यहाँ से दूसरे नंबर को लेते हैं।
दूसरा नंबर हमारे पास है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें भी वही काम करते हैं हम, देखेंगे तो 5 यहाँ, ये पूरा एक पद है पूरा यहाँ तक, जब प्लस लगता है तब पद बदलता है, ये दूसरा पद है आपका। तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 5 गुणे यहाँ से कर लेंगे भाई, देखते हैं 5 गुणे और 7 ले लिया, 6 ले लिया, 5 है इसको ले लिया तो छोड़ देंगे ना, और गुणे में 1 आएगा तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुणे 3 और गुणे 2 और ये 1 जो इसका कोई मतलब नहीं है, और प्लस यहाँ पर 5 एकम 5 इसको ले लेंगे। यहाँ पर अगर देख लें तो 5 गुणे, और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर अगर देख लें इसका गुणा कर लेते हैं हम तो कितना होता है 7 छंग 42, और इधर गुणा कर लें 4 3 12 दूना 24 और प्लस 1, ठीक है ना। गुणा करते हैं नेक्स्ट, 5 गुणे 24 दूना 48 होता है हमारा, बचा कितना हासिल 4, और 24 चौकू 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और प्लस 1 है तो इसके फैक्टर आ जाते हैं हमारे 5 गुणे 109। तो इसके अगर भाज्य गुणनखंड करें 2 से अधिक करें तो 1 को हम कभी भी ले सकते हैं, 1 गुणे 5 गुणे 1009, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर हम पहुंच गए हैं तो अब हमें बस वही काम करना है, चूंकि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। देखिए बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, भाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, अगर 1 को लेते हैं तो 3 होने चाहिए, और 1 को नहीं लेते हैं तो 2 हैं तब भी चलेगा। तो बिल्कुल सरलता से मैंने इसको भी आपको समझा दिया किस तरीके से कॉमन लेना है, और 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी, जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम लोग। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल का मैदान कैसा है, वृत्ताकार, ठीक है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब एक वृत्ताकार पथ है, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं फिगर से हल्का सा दिखा दूं तो ये आपका अगर कोई वृत्ताकार पथ, एक वृत्त बना दिया मैंने, सपोज दैट ये हो गया, और यहाँ पर कोई आपका सोनिया जो चलती है, कोई एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, यहीं से सोनिया ने चलना प्रारंभ किया है ना, यस, और यहीं से चलता है कौन, दूसरा पार्ट है आपका रवि भी चलता है ना, सोनिया भी चलती है यस से, और रवि भी चलता है आर से, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं ना, सोनिया भी चल रही है और रवि भी चल रहा है ना, तो ये रवि हो गया आपका, और दोनों चलेंगे। एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, जबकि रवि को लगता है 12 मिनट, है ना, पॉइंट किए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना कितने समय बाद पुनः वो एक ही स्थान पर, इसी स्थान पर मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी एक लाइन की भाषा है, उसके बाद सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, भाई ये पूछ रहा है कितने समय बाद, तो इसको लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और
18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गया कि वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें 18 यहां पे लिख लेते हैं, तो 18 व 12 का लासा ज्ञात करेंगे। लासा ज्ञात, इस तरीके का सवाल आ सकता है, बदल के भी आ सकता है, इसलिए इस तरीके के सवाल को समझेंगे कि इस तरीके की स्थितियों में हमेशा आप लासा निकालेंगे। तो हम लासा करते हैं, 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 18 के गुणनखंड सभी बच्चे जानते हैं, 9 दूना 18, तो 2 पहले ले लें और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। और 12 को अगर हम ले लें तो क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, तो 2 दूना 4 और तिहाई 12। अब हमें लासा निकालना है। भाई लासा होता क्या, जरा अच्छे से दोबारा समझ लें। लासा का मतलब है हर पद को लेना है, हर संख्या को लेना है और उसकी बड़ी पावर। जैसे 2 यहाँ पर 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार वाला लेंगे हम, तो 2 गुणे 2। फिर 3 जैसे यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ 2 बार, तो ज्यादा वाला लेना हमेशा, तो 3 गुणे 3। तो ये कितना हो जाता है भाई, जरा देख लें, इसको चेक कर लें। 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, तो नचोक कितना होता है भाई, 36। तो यहाँ पे कितना आ गया, अतः लिख देंगे, अतः सोनिया व रवि, अतः सोनिया व रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए एक अच्छा वीडियो तैयार किया है और मैं अपनी तरफ से एक अच्छा ही कोशिश कर रहा हूं। और आप लोगों से भी मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों की समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते चलें। और मैंने इसके कुछ और भी वीडियो डाल रखे हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके देख सकते हैं और पुराने वीडियो को चेक करके अच्छे से समझ के तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।